हे गाइज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बहुत ही ट्रेंडिंग मूवी दी केरला स्टोरी को। गाइज, इस मूवी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज मूवी को देखकर कोई भी नेगेटिविटी ना फैलाएं, क्योंकि मेरा मकसद तो सिर्फ इस मूवी को एक्सप्लेन करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस मूवी को सुनना शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें केरला का सीन दिखाया जाता है, जहां हम शालिनी नाम की एक लड़की को देखते हैं। शालिनी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी वाली जिंदगी गुजार रही थी। फिर शालिनी की माँ शालिनी का एडमिशन नर्सिंग कॉलेज में करवा देती है, जिसके बाद शालिनी अपने न्यू कॉलेज में नर्सिंग की पढ़ाई करने पहुंच जाती है। वो देखती है कि वहाँ की दीवारों पर बहुत सारे एंटी इंडिया स्लोगन्स लिखे हुए थे। जिसके बाद वो अपनी रूममेट निमा, गीतांजलि और असीफा से मिलती है। वो सभी एक दूसरे से फ्रेंडशिप करते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी कॉलेज स्टूडेंट्स अपने प्रिंसिपल के लेक्चर को सुन रहे होते हैं। तभी वहाँ एक अननोन गाय शालिनी और उसके दोस्तों की छुप छुप कर फोटो ले रहा होता है। फिर वो आदमी सभी की फोटोज अपने उस्ताद को दिखाता है। ऐसा लग रहा था कि उन लड़कियों के साथ कुछ बुरा होने वाला है। कुछ दिनों के बाद चारों फ्रेंड्स बाहर डिनर करने का डिसाइड करते हैं। इसी दौरान असीफा के पास किसी की कॉल आती है, जिसके बाद वो अपने दोस्तों से कहती है कि तुम लोग रेडी रहो, मुझे थोड़ा काम है। नीचे मेरा कजन मेरा इंतजार कर रहा है। दरअसल मैं पहले उसके साथ बीच पर जा रही हूँ। अगर तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। जिसके बाद सभी लोग अब्दुल और रमीज की कार में बैठकर ट्रिप पर निकल जाते हैं। रास्ते में रमीज की बातों से शालिनी काफी इम्प्रेस होती है। सभी लोग बीच पर पहुंचकर खूब एंजॉय करते हैं, साथ में सेल्फी लेते हैं और फिर चारों एक रेस्टोरेंट में भी जाते हैं। इस दौरान शालिनी रमीज और अब्दुल से भी साथ रेस्टोरेंट चलने को कहती है, लेकिन वो दोनों ये कहकर मना कर देते हैं कि हमें कोई जरूरी काम है। फिर रेस्टोरेंट में डिनर करने से पहले असीफा और निमा प्रे करती है, जिसे देखकर शालिनी बहुत कंफ्यूज होती है और उनसे पूछती है कि ये तुम दोनों क्या कर रही हो। जिसपे असीफा उसे बताती है कि जिस अल्लाह ने हमें खाना दिया है हम उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तभी निमा कहती है कि हाँ, हमारे रिलीजन में भी कुछ ऐसा ही करते हैं, क्योंकि निमा क्रिश्चियन थी। वापस जाते वक्त उन चारों में हेवन और हेल को लेकर बातें शुरू हो जाती हैं। असीफा कहती है कि गुनाह करने वालों को दोजख की आग में जलना पड़ता है और दोजख की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा गर्म होती है। इसीलिए जो कोई भी इस्लाम में बिलीव नहीं करता है उसे जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा। तुम लोगों को अगर कोई जहन्नुम की आग से बचा सकता है तो वो सिर्फ अल्लाह है। असीफा की इन बातों को सुनकर बाकी की तीनों लड़कियां डर जाती है। अब असीफा रहने वाली थी तो ईद के मौके पर वो अपने दोस्तों को अपने घर ले आती है, जहां असीफा के माँ बाप उन सभी को खूब प्यार देते हैं और उनके लिए नॉनवेज खाना भी बनाते हैं। इसी दौरान गीतांजलि और अब्दुल के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है और वहीं रमीज और शालिनी भी एक दूसरे को अच्छे लगने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में असीफा दो लोगों से मिलने जाती है। वहाँ रमीज, अब्दुल और दो लोग पहले से ही मौजूद थे। फिर उन्हें एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें किसी तरह के ड्रग्स मेडिसिन के बारे में बात हो रही थी, जो उन्हें भूख, प्यास और नींद से बचाए रखेंगे। वहाँ बैठा एक आदमी उन लड़कियों को ये दवा देने को बोलता है। वो उन्हें आइसोलेट्स करके उनसे फिजिकल रिलेशन बनाना और उन्हें प्रेग्नेंट करने को बोलता है। बदले में वो उन्हें बहुत से पैसे भी देता है और जल्द से जल्द ये काम खत्म करने को कहता है। इन सभी के बाद अब धीरे धीरे क्लियर होने लगा था कि ये सभी लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं और कुछ तो बड़ा करने वाले हैं। आखिर क्यों ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, आइए इस मूवी को एंड तक सुनकर जानते हैं। नेक्स्ट डे गीतांजलि, निमा और शालिनी जब मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं तो कुछ लोग उनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं और उनके कपड़े भी फाड़ देते हैं। तीनों लड़कियां रोने लगती हैं। इसी दौरान वहाँ खड़ी एक मुस्लिम लड़की अपने दुपट्टे से उनकी इज्जत बचाती है। फिर जब वो तीनों वापस हॉस्टल आती है तो असीफा उनसे कहती है कि अगर तुम लोग हिजाब पहनती तो शायद ऐसा कुछ ना होता, क्योंकि जो गॉड खुद अपनी मदद नहीं कर सकता वो तुम्हारी मदद क्या करेगा। इस इंसिडेंट के बाद गीतांजलि और शालिनी बहुत परेशान हो गई थी। फिर जब वो दोनों रमीज और अब्दुल से मिलते हैं तो वो दोनों उन लड़कों पर झूठा गुस्सा करने का नाटक करते हैं। जब शालिनी उन्हें बताती है कि उस दिन के बाद से हम दोनों को सही से नींद तक नहीं आती, तो रमीज भी इसी बहाने उन दोनों
दोनों को वो ड्रग्स दे देता है। धीरे धीरे करके वो दोनों भी हिजाब पहनना शुरू कर देती है। जब वो दोनों अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि इस्लाम में निकाह से पहले इंटीमेट होना बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है, तो रमीज उन्हें झूठ बोलकर कन्विंस कर लेता है कि अगर नीयत सही हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। जिसके बाद दोनों कपल्स फिजिकल रिलेशनशिप भी शुरू कर देते हैं। दोनों साथ में अच्छे वक्त बिताते हैं और धीरे धीरे करके दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती ही जाती है। एक दिन आपस की बातचीत में आसिफा उन सभी से पूछती है कि तुम लोगों के तो इतने सारे गॉड है, उन सभी में से मेन गॉड कौन सा है? शालिनी कहती है कि शायद शिवा गॉड सबसे बड़े हैं, जिसपे आसिफा कहती है कि जो गॉड अपनी बीवी के मरने पर कॉमन मैन की तरह रोता है वो सबसे बड़ा गॉड कैसे हो सकता है? और तो और भगवान राम अगर भगवान थे तो उन्होंने बंदरों की मदद क्यों ली? भगवान कृष्ण भी कैसे गॉड थे जो सभी लड़कियों के साथ रासलीला करते थे? ऐसे कैरेक्टर वाले भगवान कैसे हो सकते हैं? किसी का दिल इतनी सारी लड़कियों पे कैसे आ सकता है? इन सभी बातों का शालिनी और गीतांजलि के पास कोई भी जवाब नहीं था। वैसे गाइस, क्या आप सभी को इसका जवाब पता है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में करके जरूर बताएं। निमा इन सभी बातों को बकवास मानती थी, इसीलिए वो आसिफा की बातों पे उतना फोकस नहीं कर रही थी। अब धीरे धीरे करके आसिफा गीतांजलि और शालिनी को उनके परिवार के खिलाफ भड़का रही थी। वो दोनों अपने अपने घर जाती है और उनके पेरेंट्स उन्हें देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। फिर दोनों जल्द ही कॉलेज वापस आ जाती है, जहां आसिफा उन दोनों को अपने उस्ताद के पास लेकर जाती है। वो आदमी उन लोगों को इस्लाम की लेक्चर देता है। यहाँ वो दोनों भाग्य लक्ष्मी से मिलती है, जो एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती थी। वो उससे शादी भी करना चाहती थी, बट उसके पेरेंट्स ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था, जिस वजह से वो यहाँ पर आई थी। और इसके जैसे इस कॉलेज में और भी कई लड़कियाँ थी। भाग्य लक्ष्मी कहती है कि ना जाने क्यों लोग प्यार के दुश्मन बन जाते हैं। अब क्या प्यार भी धर्म पूछकर होगी? तभी अचानक से शालिनी को नौजिया फील होता है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। बट इस बात से रमीज इनकार कर देता है कि ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता है। लेकिन जब डीएनए टेस्ट की बात आती है तो वो कहता है कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया और ना ही मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले हिंदू लड़की से शादी करने नहीं देंगे। जिस पे आसिफा कहती है कोई बात नहीं, अगर शालिनी इस्लाम कबूल कर लेती है तब तो तुम मुझसे शादी करोगे ना? आसिफा की बात सुनकर शालिनी शॉक्ड हो जाती है कि आखिर वो ऐसा कैसे करेगी। लेकिन उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो वो अपने बच्चे और अपने प्यार के लिए इस्लाम कबूल करने के लिए राजी हो जाती है। दूसरी तरफ अब्दुल भी गीतांजलि को ये कहकर बहका रहा था कि सीरिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत शहर है, हमें वहीं शिफ्ट हो जाना चाहिए। और वो अक्सर गीतांजलि से उसके पर्सनल फोटोज भी मांगा करता था, जिसे गीतांजलि भेज भी देती थी। अब धीरे धीरे करके शालिनी और गीतांजलि दोनों इन पाखंडियों के जाल में इस तरह से फंस चुके थे कि उन्हें कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। और तो और अब ये दोनों ड्रग्स के भी एडिक्टेड हो चुकी थी। चंद हफ्ते बीतने के बाद रमीज शालिनी को इग्नोर करने लगता है। शालिनी उससे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो इस्लाम के नाम पर पाखंड करने वाला बंदा उसका कॉल ही नहीं उठाता। और तो और उसने अपना फोन नंबर भी बदल दिया था। दूसरी तरफ जब गीतांजलि के फादर को पता चलता है कि उसकी बेटी ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है, तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। जब गीतांजलि ये बात आसिफा को बताती है तो आसिफा उसे उसके फादर से मिल लेने का कहती है, लेकिन गीतांजलि इतनी सरफिरी हो चुकी थी कि वो कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो अल्लाह को नहीं मानते, वो काफिर हैं, मैं उनसे नहीं मिलना चाहती हूँ। आसिफा उसकी इस बात को अप्रिशिएट करते हुए कहती है कि तुम्हारा बाप एक काफिर है और काफिर होने का गुनाह अल्लाह तब तक माफ नहीं करता जब तक तुम उन पर थूकती नहीं हो या पत्थर नहीं मारती। इन सभी बातों के बाद जब गीतांजलि अपने फादर से मिलने पहुंचती है तो उसकी माँ उसे देखकर बहुत रोती है और उसे वापस ना जाने को कहती है, लेकिन गीतांजलि अपने बाप के सर पर थूककर वहाँ से चली जाती है। गीतांजलि की माँ ये देखकर बहुत रोती है। दूसरी तरफ शालिनी भी रमीज से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश कर रही थी, जिसपे उन सभी का उस्ताद उनसे कहता है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, रमीज अब लौटकर नहीं आएगा, वो अपनी अम्मी के साथ मालदीव चला गया है, उसके वालिद के कुछ मसले हो गए थे। ये बूढ़ा झूठा नाटक करता है कि मैं नहीं जानता था कि रमीज इतना काफिर और धोखेबाज होगा। शालिनी कहती है बट मेरा क्या होगा, मेरे
इस बच्चे का क्या होगा। वो आदमी उससे कहता है कि अगर अल्लाह का कोई नेक बंदा तुमसे निकाह कर ले और इस बच्चे को अपना ले तो इससे बेहतर और क्या होगा। शालिनी कहती है बट मैं तो रमीज से प्यार करती हूँ, मैं किसी और से निकाह कैसे कर सकती हूँ। जिसपे वो आदमी उसे बहुत बहकाता है और कहता है कि तुम अपने घर वापस तो जा नहीं सकती, वो तुम्हें आने भी नहीं देंगे। तुमने तो नशे की गोलियां खाई, निकाह से पहले फिजिकल रिलेशन बनाए, अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी की, खुदा तुम्हारे कौन कौन से गुनाह माफ करेगा। शालिनी कहती है कि क्या निकाह करने के बाद मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। जिसपे वो आदमी कहता है कि इस मुल्क में रहकर तो नहीं, लेकिन अगर तुम निकाह करके अल्लाह की राह में अपने शौहर के साथ सीरिया चली जाओ तो अल्लाह जरूर तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा। जिसके बाद अब्दुल का उस्ताद उससे कहता है कि रमीज ने तो अपना काम कर लिया, तुम्हें अब और कितना वक्त लगेगा। जिसपे अब्दुल कहता है बस कुछ और वक्त दे दीजिए, जल्द ही मैं भी इस काम को अंजाम दे दूंगा। गाइस, मैं आप सभी को बता दूं कि इन बदमाशों का मकसद था सभी लड़कियों को आईसिस में शामिल करना, ताकि वो अपने ही कंट्री के खिलाफ एक टाइम बॉम्ब की तरह इस्तेमाल कर सके। और किस तरह से ये लोग अपने काम को अंजाम देते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करके स्टोरी के एंड तक बने रहें। अब्दुल गीतांजलि से बार बार एक ही सवाल कर रहा था कि तुम मुझसे प्यार तो करती हो ना। जिसपे गीतांजलि उससे कहती है ऑफ कोर्स करती हूँ, ये भी कोई पूछने की बात है। जिसपे अब्दुल कहता है तो ठीक है, तुम मेरे साथ सीरिया चल रही हो क्योंकि खुदा की खिदमत करने के लिए और इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें वहाँ जाना होगा। जिसपे गीतांजलि कहती है कि क्या तुम बार बार सीरिया की रट लगाए बैठे हो, मैं यहीं रहकर इस्लाम का परचम बुलंद करूंगी, मैं कहीं नहीं जा रही। जिसके बाद अब्दुल गीतांजलि को ये कहकर ब्लैकमेल करता है कि मेरे पास तुम्हारे बहुत सारे पर्सनल फोटोज है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं इसे वायरल कर दूंगा। ये सब सुनकर गीतांजलि काफी ज्यादा बेबस हो जाती है। दूसरी तरफ शालिनी का निकाह इरशाद नाम के एक शख्स से कर दिया जाता है। इस दौरान शालिनी की माँ उसे लेने वहाँ आती है। वो कहती है कि मैं अपने दामाद, बेटी और इस्लाम सभी को अपना लूंगी, प्लीज आप मेरी बेटी को मेरे साथ जाने दो। लेकिन शालिनी उसके साथ नहीं जाना चाहती थी और उन्हें रोता छोड़कर वो उनसे मुंह फेर लेती है। इन सभी के बाद शालिनी का नाम बदलकर फातिमा रख दिया जाता है। वहीं गीतांजलि अब सब कुछ समझ चुकी थी कि ये सारे लोग उन्हें जाल में फंसा रहे हैं, तो वो अपने घर वापस जाती है और अपने फादर को सॉरी कहती है। लेकिन गीतांजलि को पता चलता है कि अब्दुल ने उसके पर्सनल फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए हैं। ये सब देखने के बाद गीतांजलि के जीने की उम्मीद टूट जाती है और वो फिर उसी बुरखे से फांसी लगाकर मर जाती है। इधर शालिनी अपने माँ से मिलती है और उनसे कहती है कि मैं कोलंबो हनीमून पर जा रही हूँ। अगर वो अचानक से गायब होती तो उसकी माँ पुलिस कंप्लेन कर देती। कोलंबो में शालिनी के पास निमा का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि काफी सालों बाद आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन तभी निमा उसे बताती है कि गीतांजलि ने सुसाइड कर लिया है और ऐसा करने में रमीज, असीफा और अब्दुल का हाथ है। और तो और रमीज भी यही है, वो कहीं नहीं गया। निमा उसे रमीज का अब दूसरी हिंदू लड़की के साथ धंधा चल रहा है और तुमने मुझे कहा था ना उससे मिलने के लिए, वो मुझे भी अपने ट्रैप में फंसाना चाहता था। लेकिन जब मैंने उसे मना कर दिया तो उसने मेरी ड्रिंक में नशे की गोलियां मिला दी। वो इसी हालत में मेरा रेप करता था और सिर्फ वही नहीं, रोज 18-20 लोग मेरे साथ ऐसा ही करते थे। इसके बाद फिर मैं गिन नहीं पाती थी। ये सब सुनकर शालिनी शॉक्ड हो जाती है, मानो कि उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गए हों। फिर जब इरशाद वहाँ आता है तो घबराई हुई शालिनी उसे गले लगा लेती है और वो उससे कहती है कि गीतांजलि फिर से हिंदू बन गई थी और निमा ने इस्लाम कबूल नहीं किया, इसलिए खुदा ने उसे उसकी सजा दे दी। अब धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए थे। इरशाद शालिनी को लेकर सीरिया के लिए निकल चुका था। शालिनी को बस यही लग रहा था कि वहाँ जाकर जिहाद कर के उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। रास्ते में शालिनी को बहुत से लाश दिखाई देते हैं जो बड़े ही बेदर्दी से मारे गए थे। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब वो लोग अफगानिस्तान पहुंच चुके थे जहां इरशाद और शालिनी एक घर में रुकते हैं। शालिनी उस घर की औरतों से बात करके अपने घर को याद कर रही थी। अब वो लोग पहुंचते हैं आईसिस के हाईडॉट साबाद, जहां शालिनी इरशाद से कहती है मैं अपनी माँ को कॉल करना चाहती हूँ,
मुझे उनसे बात करनी है। ये सुनकर इरशाद उसे पत्थर से मारने आगे बढ़ता है, ये कहकर के अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा फोन ट्रैक हो जाएगा। फिर एक आदमी उन दोनों को एक गंदे घर में लेकर जाता है ताकि वो वहाँ कुछ दिन रह सके। शालिनी घर की साफ सफाई में लग जाती है। इसी दौरान इरशाद जबरदस्ती शालिनी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, पर वो मना कर देती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। वो उसे कहती है कि इस्लाम जबरदस्ती अलाउ नहीं करता, लेकिन वो नहीं मानता और जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होता है, जिस वजह से उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। फिर जब इरशाद ट्रेनिंग के लिए बाहर चला जाता है तो शालिनी बुर्का पहनकर घर से बाहर जाती है ताकि वो किसी तरह से वहाँ से भाग सके। वो रोड पर एक औरत को मरते हुए देखकर डर जाती है। उन लोगों ने उसे गोली इसलिए मारी थी क्योंकि वो अकेली बाहर आई थी। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ने पर देखती है कि एक औरत के हाथ और उसके शौहर के सर को काट दिया गया है। ये देखकर शालिनी बेहोश हो जाती है और पता चलता है कि उस औरत को और उसके शौहर को इसलिए मारा गया था क्योंकि उस औरत ने लिपस्टिक लगाई थी और उसके शौहर ने उसे ऐसा करने दिया था। फिर साजिया नाम की एक औरत शालिनी को वहाँ से लेकर जाती है और कहती है कि तुम अकेली घूम रही हो, अगर किसी ने पकड़ लिया तो सीधा मार दी जाओगी। मुझे कोई नहीं मार सकता क्योंकि सजा देने वाला मेरा शौहर ही है। अगले दिन शालिनी को पेन होने लगता है तो साजिया उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है जहां वो अपने बच्चे को जन्म देती है। इरशाद काबुल के लिए रवाना होने वाला था तो शालिनी उसके साथ चलने को कहती है, पर वो उससे कहते हैं कि अब वो यहाँ से कहीं नहीं जा पाएगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। शालिनी के बच्चे को फीवर आती है तो वो इधर उधर मदद के लिए भटकती है जहाँ साजिया उसके बच्चे को मेडिसिन देती है। शालिनी साजिया से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे एक कॉल करने दे दो, बट साजिया उसे ये कहकर मना कर देती है कि इस्लाम में औरतों को फोन रखना मना है। बट बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद साजिया उसे एक औरत के घर लेकर जाती है जो अपने हस्बैंड से छुपकर फोन रखा करती थी। शालिनी अपने रीजनल लैंग्वेज में अपनी माँ के पास एक वॉइस मैसेज करती है और उसे अपनी लोकेशन का बताती है। वो उनसे माफी भी मांगती है। फिर वो लोग पीछे के रास्ते से निकलते हैं, बट उस औरत के शौहर को पता चल जाता है कि उसके पास फोन है तो वो उसे शूट करके मार देते हैं। नेक्स्ट सीन में शालिनी के पास दो लोग आते हैं। वो उसे बताते हैं कि इरशाद शहीद हो चुका है। ये सुनकर शालिनी सहम सी जाती है। वो ये बात घबराई हुई साजिया को भी बताती है कि अब मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली इस बच्चे को कैसे पालूंगी। मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है जो मैं इंडिया वापस जा सकूं। तभी कुछ टेररिस्ट शालिनी और उसके बच्चे को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। बेचारी साजिया उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे रोक लेता है, जिसके बाद वो लोग उसे अपने कैंप में ले जाते हैं जहाँ शालिनी से उसके बच्चे को भी छीन लिया जाता है। यहाँ शालिनी देखती है कि इरशाद अभी भी जिंदा है तो वो गुस्से में उसके मुंह पर थूक देती है, जहाँ पहले से ही बहुत सारी बंदी बनाई गई लड़कियाँ मौजूद थी। दूसरी तरफ निमा और शालिनी की माँ पुलिस को उन लोगों के मिशन के बारे में बता देते हैं ताकि वो लोग कुछ कर सके। अब शालिनी को ये लोग अलग टेंट में लेकर जाते हैं और बारी बारी करके सारे टेररिस्ट उसके साथ इंटीमेट होते हैं। शालिनी के अलावा सभी बंदी बनाई गई लड़कियों के साथ ऐसा ही होता था। अब जब इस्लाम में बिना निकाह के फिजिकल रिलेशन बनाना गलत माना जाता है तो ये सारे टेररिस्ट ऐसा क्यों कर रहे थे, और शायद इसीलिए कहा जाता है कि टेररिस्ट का कोई भी ईमान धर्म नहीं होता है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद शालिनी और दो लड़कियां वहां से भाग निकलती हैं। सभी लोग उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, जिसमें दो लड़कियां गोली खाकर मारी जाती हैं, लेकिन शालिनी किसी तरह से वहां से भाग जाती है। कुछ दूर चलने के बाद वो बेहोश हो जाती है। फिर जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक इंट्रोगेशन रूम में होती है जहाँ पर कुछ ऑफिसर उससे पूछताछ करते हैं कि वो इंडिया से यहाँ तक कैसे आई है। शालिनी शुरू से अपनी सारी स्टोरी उन्हें बताती है, जिसपे ऑफिसर उससे कहते हैं कि तुम खुद सीरिया जाना चाहती थी और अपने देश के खिलाफ जंग करना चाहती थी। शालिनी कहती है कि इंडिया से मैं निकली तो अपने मर्जी से ही थी, लेकिन सब एक प्रोग्राम की तरह मेरे माइंड में सेट हो गया था और मैं अकेले इस ट्रैप में नहीं बल्कि मेरे ऐसी हजारों
हजारों केरला की लड़कियां इस ट्रैप में फंस चुकी हैं। ऑफिसर उसे बताते हैं कि शालिनी नाम की कोई लड़की तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। उससे पूछा जाता है कि उसने आईसीएस कब से ज्वाइन किया, तो बदले में वो उन्हें बताती है कि उसने आईसीएस कब से और क्यों ज्वाइन किया। शालिनी बताती है कि कैसे मासूम लड़कियों को ड्रग्स देकर उन्हें डेंजर बनाया जा रहा है, कैसे वो लोग अपने हवस के लिए मासूम लड़कियों को इस्तेमाल कर रहे हैं और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उन्हें बॉम्ब लगाकर दूसरे देश के भरी महफिल में उड़ा दिया जाता है। सब कुछ सच सच बताने के बाद शालिनी कहती है कि अगर आप लोग मुझे इंडिया लेकर जाएंगे तो मैं सबको एक्सपोज भी कर दूंगी। ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हारे टेररिस्ट होने का हमारे पास हजारों सबूत है, लेकिन इनोसेंट होने का एक भी सबूत नहीं है। हम चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं, बट तुम यहाँ के प्रिजन फैसिलिटी में आराम से रह सकती हो क्योंकि तुमने हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। फिर शालिनी अपने माँ को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि वो वापस आने की पूरी कोशिश कर रही है। अब वो इसी के साथ प्रिजन फैसिलिटी में चली जाती है और शालिनी के जलते हुए नकाब के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइस, जाने से पहले आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें और मूवी के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है हमें कमेंट में करके जरूर बताएं। फिर मिलती हूँ किसी और मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।